गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कमल जैन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश में जो सिलेबस होता है उसके बारे में बता रहे हैं, जो मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराने जा रहा हूं। तो सिलेबस में देख रहे हैं आप लोग कि फंडामेंटल जो नॉलेज दी हुई है, जिसमें उस दिन मेरी पहली जो क्लास थी, उस क्लास के अंदर कुछ जो चीज़ें थी, जैसे सम फैक्ट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये पढ़ा दिया था मैंने आपको। ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश बनी कहाँ से, उसके अंदर वोवेल और कॉन्सोनेंट के साउंड्स पढ़ा दिए थे मैंने। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चौथा सेक्शन, जिसमें आप सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेजेस के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद इसका स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा मैं। फिर इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये बताऊंगा। फिर कॉम्प्लीमेंट का यूजेस। फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। फिर डमी सब्जेक्ट कैसा होता है। और लास्ट पार्ट जो फंडामेंटल का है वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना। इसके बाद इसके कोर्सेस स्टार्ट हो जाते हैं। और कोर्सेस में जैसे आपका दिया हुआ है, तो ये लेटर आप वी विल डिस्कस अबाउट इट, कि हम हर एक पार्ट को, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, सारे पार्ट को अपन पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। तो अभी हम सीधे सीधे पहले टॉपिक यानी फंडामेंटल जो क्लासेस है उसके बारे में आपको समझा रहे हैं, और स्क्रीन के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। और पहला जो सेक्शन है और वो है आपका फंडामेंटल सेक्शन, जिसमें पहला पार्ट है अ सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने दी हुई है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंप्लीट्स अ सेंस। ध्यान दीजिए, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जो सेंस कंप्लीट करे। ये पहली शर्त है हमारी कि सेंटेंस का सेंस कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब है पूरा अर्थ आना चाहिए। हालांकि सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट, चारों ही पार्ट होते हैं, पर इसकी शर्त ये है, मस्ट बी कंप्लीट, ये पूरा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा दिया हुआ है, राम इज़ अ गुड स्टूडेंट, मिल्क इज़ वाइट, सी स्लीप्स इन द रूम। तो ये तीनों जो है सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंस कंप्लीट अर्थ दे रहे हैं। जैसे राम इज़ अ गुड स्टूडेंट, राम एक अच्छा स्टूडेंट है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन अच्छा स्टूडेंट है, तो राम। राम क्या है, तो स्टूडेंट है। राम कैसा स्टूडेंट है, तो अच्छा है। तो सारे जवाब मिल रहे हैं। मिल्क इज़ वाइट, सी स्लीप्स इन द रूम। तो जितने भी ये तीनों सेंटेंस हैं, इनमें आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका इसमें जवाब ना मिले। तो सेंटेंस की सबसे बड़ी बात आपने क्या समझी कि मस्ट बी कंप्लीट, यानी पूरा सेंटेंस अर्थ देना चाहिए। अगर हम ये कहें कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, तो सेंटेंस के अंदर तीन टाइप होते हैं, जिनमें एक होता है आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस वास्तविकता में एक अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो उसमें एक कंजंक्शन लगा करके एक क्लॉज और जोड़ा जाता है। अगर फिर भी कंप्लीट नहीं है तो एक और कंजंक्शन लगा करके एक और क्लॉज जोड़ा जाएगा। और हम क्लॉजेज जब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर मेन वर्ब एक हो, फाइनाइट वर्ब एक हो, जैसे इस सिंपल सेंटेंस के अंदर हमने लिखा है कि हैव ओनली वन फाइनाइट वर्ब, यानी जिसमें कि फाइनाइट वर्ब हो, मेन वर्ब हो, पर वो होनी चाहिए वन, और साथ में इसमें कंजंक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल दिया है, ही प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड, वह मैदान में क्रिकेट खेलता है। तो इसके अंदर आने वाली जो वर्ब प्लेज है, ये आपकी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, फाइनाइट वर्ब है। राम हेल्प्स द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन, राम है वो दबे कुचले और गरीब लोगों की मदद करता है। तो कौन मदद करता है, राम। तो हेल्प्स विल बी कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। तो इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं, इस पूरे सेंटेंस के अंदर ये अपने आप में एक सेंटेंस है, और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर मेन वर्ब एक आई हुई है। तो मेन वर्ब एक अगर आती है तो वो सेंटेंस सिंपल कहलाता है। दूसरा सेंटेंस जो आपका आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हैव एटलीस्ट टू और मोर फाइनाइट वर्ब,
यानी इसके अंदर फाइनल वर्ब एक से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर फाइनल वर्ब एक थी, इसके अंदर एक से ज़्यादा होनी चाहिए। और साथ में ध्यान दीजिए, जब हम दो या दो से जो अधिक क्लॉजेस को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ध्यान रखना है कंजंक्शन होना भी ज़रूरी है। और इसमें ख़ास बात क्या है कि अगर एक क्लॉज से दूसरे क्लॉज से जोड़ा जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बिना क्वेश्चन पूछे ही उसका आंसर मिलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल को देखेंगे तो क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल क्लॉज दिया हुआ है, राम वेंट टू दिल्ली, राम दिल्ली गया, एंड रवि वेंट टू आगरा, और रवि आगरा गया। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि राम के दिल्ली जाने का रवि के आगरा जाने से कोई कनेक्शन नहीं। इन दोनों को मैंने एंड से एक कंजंक्शन से जोड़ा है, और यहाँ पर एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ा गया है, और दूसरा वाला जो क्लॉज है वो पहले क्लॉज से और डिपेंड नहीं है। जब ये क्लॉज डिपेंड नहीं होता, इस क्लॉज का और दूसरे क्लॉज से कोई कनेक्शन नहीं होता, तो निश्चित रूप से ये सेंटेंस कंपाउंड कहलाता है। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। या आगे सेक्शन में आपको जब मैं क्लॉज पढ़ाऊंगा तब भी क्लियर होगा। तो दो क्लॉज को अगर मैंने एंड से जोड़ दिया तो ये पूरा तो कहलाएगा सेंटेंस, पर सेंटेंस में अगर पहले का दूसरे से डिपेंडेंसी नहीं है तो इसे हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस है। अगले एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि सी इज़ पुअर, वह गरीब है, वेयर इज़ हर फ्रेंड इज़ रिच, जबकि उसकी फ्रेंड है वो अमीर है। तो उसके गरीब होने से उसके अमीर होने का कोई कनेक्शन नहीं, और वेयर एज यहाँ पर है वो कंजंक्शन है। तो दो कंजंक्शन इन दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है और पहले का दूसरे में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। तो आपने ये कंपाउंड के बारे में जाना। अगला सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको बता दें एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए और यहाँ पर कंजंक्शन भी होना ज़रूरी है। दूसरी बात, इसमें एक क्लॉज जो होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा क्लॉज है वो डिपेंडेंट यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में पहले वाले जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसके अंदर डिपेंडेंसी होती है, इसलिए गिव्स आंसर व्हेन क्वेश्चन इज आस्क्ड, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तब उसका आंसर आता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं हम, राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट, राम ने क्रिकेट नहीं खेला, और क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों नहीं खेला, तो हमने आंसर दिया बिकॉज ही वॉज इल। तो एक क्लॉज ये है जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा जो इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होगा। इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होने की वजह से इस प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का जो कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएगा और इस सेंटेंस को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एज सून एज ही सॉ मी, जो ही उसने मुझे देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो इसमें भी ये दो क्लॉज दिए हुए हैं और एज सून एज एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में भी एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को कंजंक्शन से जोड़ा है, क्वेश्चन पूछने पर ही इसका आंसर आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। अब हम चलते हैं आगे कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो आपको बता दें जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, जिनमें पहला होता है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस को हम दूसरे अर्थ में डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। डिक्लेरेटिव का होता है किसी चीज़ के बारे में बताना, अपनी बात को कहना। दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस और इसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं और क्वेश्चंस 2 टाइप से पूछे जा सकते हैं, जिनमें एक का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है और एक का आंसर आपको पूरा देना पड़ेगा। यदि मैंने पूछा डू यू लिव इन दिल्ली और आपने कह दिया यस, तो ध्यान दीजिए आपने जो यस बोला है वो रिप्लाई है। और अगर मैंने पूछा कि वेयर डू यू लिव और आपने कहा कि आई लिव इन दिल्ली, तो ये आपने पूरा जवाब देना पड़ा है, तो ये आंसर है। तो ध्यान दीजिए रिप्लाई और आंसर में भी ये बहुत बड़ा अंतर है। रिप्लाई जो दिया जाता है वो यस और नो में दिया जाता है, जबकि आंसर जो दिया जाता है वो पूरा डिटेल दिया जाता है। एग्जाम्स में भी आपने देखा होगा क्वेश्चंस एंड आंसर्स आते हैं, क्वेश्चंस एंड रिप्लाई नहीं आते। तो दूसरा जो टाइप है सेंटेंस का वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है।
तीसरा सेंटेंस है जिसे हम कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और कमांड, आदेश, इनसे संबंधित होते हैं। और इम्पेरेटिव की खास पहचान है कि इसके अंदर सब्जेक्ट है वो नहीं होता है, और हिडन सब्जेक्ट यहाँ पर हम मानना चाहें तो यू माना जाता है। जैसे कोई कहता है कि गो आउट, कम हियर, स्टैंड अप, डोंट गो आउट, इस तरह से। अगला सेंटेंस है जिसमें मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इंडियन बुक्स में आपको ये ऑप्टेटिव सेंटेंस मिल जाएगा, पर वास्तविकता में ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं होता। ये एक सही मायने में मूड होता है, क्योंकि इसके अंदर ये सेंटेंस नहीं होता है। इसमें हम विश करते हैं, प्रे करते हैं, ब्लेस करते हैं या कर्स करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, गुड बाय, गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग के अंदर सेंटेंस थोड़ी है, तो गुड मॉर्निंग अपने आप में मूड है। इसलिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को इंडियन बुक्स में तो पाएंगे, लेकिन जो फॉरेन बुक्स होती है उसमें 4 ही टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। इसलिए चौथा जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो इंडियन बुक्स में ही मिलता है। अगला पार्ट है जिसका 5वां सेंटेंस, इसको कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं इसमें इंटरजेक्शन, कोई भी सरप्राइज वाली बातें होती हैं, दुख वाली बातें होती हैं, जैसे अलास इज़ डेड, हिपे फुर्रे, ही वॉन द मैच, इस तरह से पार्ट होते हैं। नीचे मैंने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे देख सकते हैं। तो इन एग्जाम्पल में देखो, आई लाइक टी, आई लाइक टी ये सेंटेंस और आई डू नॉट लाइक टी, ये दोनों सेंटेंस आपके सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंस हैं। अब जहाँ पर एक चीज़ बताने की ज़रूरत है, ये सेंटेंस जो आपने पढ़े, ये सारे जो सेंटेंस हैं ये अपने आप में सेंटेंस के टाइप्स हैं। अगर कोई कहता है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव इन सभी सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। यदि हम कोई सेंटेंस है जैसे एसर्टिव है, तो उसके बारे में अगर हम कोई अफर्मेटिव बात करते हैं, जैसे आई लाइक टी, और एक मैंने कहा आई डू नॉट लाइक टी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों सेंटेंस एसर्टिव ही कहलाएंगे। उसके अंदर ये अगर आई लाइक टी है तो अफर्मेटिव है, और आई डू नॉट लाइक टी है तो वो नेगेटिव है। इसी टाइप से हर एक के अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं। इंटेरोगेटिव के अंदर जैसे डू यू लाइक टी और डू यू नॉट लाइक टी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, फिर इसके अंदर एक अफर्मेटिव है, और डू यू नॉट लाइक टी वो नेगेटिव है। इसी प्रकार से वेयर डू यू लिव, तो ये भी इंटेरोगेटिव है, और वेयर वाई डू यू नॉट लाइक टी, तो ये भी इंटेरोगेटिव है। लेकिन इन दोनों में एक अफर्मेटिव है और एक नेगेटिव है। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं। तो अगला सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें मैंने आपको बोला था कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट नहीं होता इसलिए हम किस में बोलते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट वगैरह के रूप में होते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि गो फ्रॉम हियर या डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, तो इसमें सब्जेक्ट गायब है। तो इन दोनों सेंटेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और इसके बाद लास्ट जो सेंटेंस का टाइप है वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें अलास ही इज़ डेड, व्हाट अ फाइन वेदर टुडे, इसके अंदर नेगेटिव नहीं होती। इस प्रकार से ऑप्टेटिव जो मूड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो इस ऑप्टेटिव मूड के अंदर मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर, इस तरह से, तो इनके अंदर भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं होते। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंस नहीं होते, क्योंकि ये सही मायने में मूड होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो ये तो वहाँ सेंटेंस की बात रही। अगला पार्ट इसके अंदर आता है, इसे कहते हैं क्लॉज। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सेंटेंस के अंदर क्लॉजेज होते हैं। अगर 2 क्लॉज को जोड़ करके और हमने एक कंप्लीट सेंस दे दिया तो वो सेंटेंस कहलाएगा। पर ध्यान रहे, अगर हमने कंजंक्शन लगा दिया है, 2 क्लॉज लगा दिए हैं, तो वो सेंटेंस सिंपल तो हो ही नहीं सकता। वो या तो कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा। क्लॉज के अंदर बोला क्या गया, देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट। गौर से सुने, यानी क्लॉज जो है वो वास्तविकता में सेंटेंस तो की तरह ही होता है। इसके अंदर भी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ही होंगे, परंतु इसकी खास बात है कि ये इनकम्प्लीट होता है। सेंटेंस कंप्लीट अर्थ देता था। कैसे पता चलेगा, एग्जाम्पल देख सकते हैं तीनों। राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट, राम ने क्रिकेट नहीं खेला। अगर आप किसी को बोलेंगे कि राम ने क्रिकेट नहीं खेला, तो सुनने वाला पूछेगा कि क्यों नहीं खेला, फिर हमें क्यों का आंसर देना पड़ेगा कि क्यों नहीं खेला। इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं है। इसी प्रकार से सी इज़ गोइंग टू दिल्ली, पर वो दिल्ली जा क्यों रहा है ये तो पता ही नहीं। ही फॉट विद मी, वह मुझसे लड़ा, पर क्यों लड़ा
कहाँ लड़ा, कब लड़ा, तो इसमें कंप्लीट आंसर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये तीनों जो हैं वो क्लॉज हैं। अर्थ इसके अंदर भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हैं, परंतु इसमें अर्थ कंप्लीट नहीं होने की वजह से ये सेंटेंस नहीं किए जा सकते। अगर हम क्लॉजेस की बात करें तो ये क्लॉजेस 3 टाइप से होते हैं, जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है जिसे हम मुख्य क्लॉज कहते हैं, इसके बिना तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो एक सपोर्टिंग क्लॉज होता है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो डिपेंड होता है। अगर हम प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट को जोड़ देते हैं तो वो सेंटेंस कंपाउंड बन जाएगा, और अगर प्रिंसिपल को और कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेट से जोड़ देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। प्रिंसिपल का होना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट के साथ जुड़ सकता है, प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट के साथ जुड़ सकता है। इसी के बेस पर जो सिंथेसिस बनती है वो बनती है। तो कभी भी ध्यान रखना है कि जो क्लॉजेज होते हैं वो 3 क्लॉज जो हैं, उन क्लॉजेज में प्रिंसिपल क्लॉज का होना जरूरी है। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखें, राम वॉज इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर हम कहें कि सो यहाँ पर एक कंजंक्शन है, तो इसके पहले वाला जो क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, और दूसरा वाला जो क्लॉज है ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ये अपने आप से आप बता रहे हैं, किसी ने पूछा नहीं। राम बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं गया, तो इसलिए दूसरा क्लॉज है वो कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और इस स्थिति में एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक कंजंक्शन और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर के जब बनता है तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसी टाइप से हम दूसरे तरफ की चलें तो उसमें क्या होगा कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा जो डिपेंड होगा। जैसे राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया, पर आपने पूछा क्यों नहीं गया, तो हमने आंसर दिया बिकॉज ही वॉज इल। तो आपने क्वेश्चन पूछा तब मैंने आंसर दिया है, तो इसलिए बिकॉज नाम का जो कंजंक्शन है वो इस आंसर को दे रहा है। कुल मिलाकर के ही वॉज इल भी एक क्लॉज है जो इसके क्वेश्चन पूछने पर आ रहा है। दैट मीन्स ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो सबऑर्डिनेट होता है जो डिपेंड होता है। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कंजंक्शन और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को जब हम जोड़ दें तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई कंजंक्शन नहीं, एक ही क्लॉज दिया हुआ है, एक ही, और वो कंप्लीट अर्थ दे रहा है, तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। तो इस तरह से गौर से देखिए, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक कंजंक्शन, एक कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कंपाउंड, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक कंजंक्शन, एक सबऑर्डिनेट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अगर आगे चलते हैं, अगर हम इस सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी टाइप देखें, जो डिपेंडेंट क्लॉज था, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो तीसरा वाला क्लॉज है उसके अंदर भी 3 क्लॉज और होते हैं, जिनमें हम कहते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। जब नाउन क्लॉज होगा तो ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, यानी व्हाट। आधा सेंटेंस बोलने पर दूसरे में हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्या। तो अगर क्या का जवाब पूछा गया तो समझ जाना इस क्या का जो जवाब होगा वो होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट के अंदर वो नाउन क्लॉज होगा। अगर मैं एडजेक्टिव क्लॉज की बात करें तो एडजेक्टिव क्लॉज वो होता है जो ये पूछता है कि कौन सा या कौन सी, यानी विच। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि आई नो, अगर मैं आधा क्लॉज बोलता हूँ मैं जानता हूँ, तो क्वेश्चन पूछने वाला कहेगा कि क्या जानते हो, तो क्या के बाद मुझे कंजंक्शन दैट लगा के जवाब देना पड़ा कि ही लिव्स देयर, वो वहाँ रहता है, ये बात को जानता हूँ। इसका मतलब ये दूसरा क्लॉज है वो उस पर डिपेंड है, और जब ये डिपेंड है तो ये पक्का सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट के अंदर क्या का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए ये नाउन क्लॉज कहलाएगा। आई नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखें, मैं उस स्थान को जानता हूँ, तो कोई पूछेगा कौन सा स्थान, तब आपको जवाब देना पड़ा कि जहाँ वो रहता है। तो ही लिव्स है वो क्लॉज तो है, और जो वेयर नाम के कंजंक्शन से जोड़ रहा है, लेकिन वो किसका जवाब दे रहा है कि कौन सा स्थान। या ये भी सोच सकते हो कि प्लेस यहाँ पर एक नाउन है, और नाउन के लिए कुछ बोलेगा तो वो एडजेक्टिव ही बनेगा। यहाँ पर क्या का जवाब था इसलिए ये नाउन क्लॉज है, यहाँ पर कौन सा का जवाब है इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है, और तीसरा क्लॉज है वो वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, इनमें से किसी का जवाब हो सकता है, इसलिए इसमें वेयर, वाई, हाउ और वेयर, व्हेन का जवाब होगा। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है ही। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे जा कहाँ रहे हैं, तो आपने कहा जहाँ वो रहता है, तो वेयर यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। यहाँ भी वेयर आया है, पर इस वेयर के पहले नाउन आया है और इस वेयर के पहले नाउन नहीं आया है। तो अगर नाउन आएगा इस वेयर के पहले तो इसके बाद वाला जो क्लॉज है वो एडजेक्टिव का काम करेगा, और अगर वेयर के पहले नाउन नहीं आया है, वर्ब आई हुई है, तो वो एडवर्ब का क्लॉज का काम करेगा। ओवरऑल ये बनने वाले तीनों सेंटेंस सबसे पहले कॉम्प्लेक्स हैं,
क्योंकि इसके अंदर एक प्रिंसिपल क्लॉज से दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा हुआ है और बीच वाला जो कंजंक्शन है वो केवल जोड़ने का काम कर रहा है। अब जोड़ने पर क्वेश्चन व्हाट पूछा गया तो नाउन क्लॉज है, और विच पूछा गया तो एडजेक्टिव क्लॉज है, और वेयर, वाई, व्हेन और हाउ पूछा गया तो एडवर्ब क्लॉज है। तो ये क्लॉज के बारे में आपने जाना। अगला पार्ट है, इसको कहते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता है। अ पेयर ऑफ वर्ड्स और सम वर्ड्स हैविंग अ कंबाइंड मीनिंग बट डजंट गिव यू कंप्लीट मीनिंग। जैसे इसके अंदर फ्रेज को जानना है तो इसके अंदर इसके आगे सब्जेक्ट और वर्ब भी जोड़ने पड़ेंगे, तब इसका आंसर मिलेगा, अदरवाइज इसका आंसर नहीं मिलेगा। अगर मैं लिखता हूँ कि राम इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, तो ये पूरा सेंस समझ में आया। और राम इज़ प्लेइंग अगर मैं लिखता ही नहीं हूँ, केवल लिखता हूँ इन द फील्ड, तो किसी को बोलोगे इन द फील्ड तो कोई कहेगा इन द फील्ड का तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा। तो इन द फील्ड जो है वो कहलाएगा फ्रेज। अगर मैं इसके पहले राम इज़ प्लेइंग भी लिख दूंगा तो इसका कंप्लीट सेंस हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, फ्रेज जो होता है वो दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिला करके एक वर्ड बनता है। जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं, एक तो वर्ड है मदर और एक दिया मदर इन लॉ, तो ये एक ही वर्ड है और ये दो तीन वर्ड है, तो इसे आप कहेंगे फ्रेज है। तो फ्रेज का मतलब होता है दो या दो से अधिक वर्ड हों। जैसे कमांडर तो कमांडर इन चीफ, इधर वाले हैं वो केवल नाउन है, इधर वाले नाउन फ्रेज। तो नाउन और नाउन फ्रेज, वर्ब और वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज, प्रपोजिशन प्रपोजिशन फ्रेज, हर एक के अंदर ये फ्रेजेज होते हैं। तो मदर एक नाउन है और मदर इन लॉ एक नाउन फ्रेज है। कमांडर, कमांडर इन चीफ, लुक एक वर्ब है और लुक आफ्टर देखभाल करना ये फ्रेज है, मीनिंग बदल जाता है। पुट एक वर्ब है और पुट इनटू ये पूरा दोनों मिला करके फ्रेजल वर्ब, आप लोग पढ़ते भी फ्रेजल वर्ब, तो ये फ्रेजल वर्ब कहलाएगी। इन एक अकेला एक प्रपोजिशन है और इन स्पाइट ऑफ दो तीन वर्ड मिला करके तो ये प्रपोजिशन फ्रेज है। ऑन अकेला एक वर्ड है और ऑन अकाउंट ऑफ एक प्रपोजिशन फ्रेज है। रेस्पेक्टफुली एक अकेला वर्ड है तो ये एडवर्ब है, और विद रेस्पेक्ट तो ये एडवर्ब फ्रेज है। तो ओवरऑल ध्यान दीजिए, हर एक के अंदर ये फ्रेज और क्लॉजेज होते हैं। अब स्लोली ये भी एक एडवर्ब है और इन अ स्लो मैनर ये भी एक एडवर्ब है, पर ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज कैसे निकालेंगे? वैसे अभी आपको बताया था कि एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में बोलता है। जैसे मैंने बोला द टी ऑफ आसाम, तो टी ऑफ आसाम में ऑफ आसाम पहले नंबर पे, ये दो वर्ड हैं तो ये फ्रेज है। और ऑफ आसाम जी बता किसके बारे में रहा है? टी के बारे में, कि चाय कौन सी, कि आसाम वाली। तो टी एक यहाँ पर नाउन है जिसके लिए ऑफ आसाम काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऑफ आसाम एक फ्रेज तो है जो नाउन के लिए वर्क कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। अगर मैं लिख देता द हॉट टी ऑफ आसाम, तो हॉट जो इसमें लगाएंगे वो कहलाएगा एडजेक्टिव, और ऑफ आसाम जो दो वर्ड मिल करके इस टी के बारे में बता रहे हैं वो कहलाएंगे एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जब ये एडजेक्टिव फ्रेज लगता है तो फिर ये द लगना शुरू हो जाता है। ऑफ इंडिया लगा है तो द लग गया। अगर मैं जो ऑफ इंडिया नहीं लगाता, ऑफ आसाम नहीं लगाता, तो टी के पहले आप दा नहीं लगाते, पीपल के पहले दा नहीं लगाते। लोग जा रहे हैं तो बोलेंगे पीपल आर गोइंग, और इंडिया के लोग जा रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा द पीपल ऑफ इंडिया आर गोइंग। तो इसलिए स्पेशल कोई चीज़ होती है तब हम उसके पहले आर्टिकल दा लगा दिया करते हैं। जैसे आई लाइक द टी ऑफ आसाम, तो इसमें एडजेक्टिव फ्रेज आया है। ही रैन इन अ स्लो मैनर, तो इन अ स्लो मैनर किसके बारे में बोल रहा है? रैन के बारे में, वर्ब के बारे में, तो एडवर्ब फ्रेज हो गया है। और ही वेंट टू दिल्ली इन द मॉर्निंग, तो ये कॉम्प्लीमेंट फ्रेज है। कॉम्प्लीमेंट फ्रेज हटा दो या लगा दो कोई फ़र्क नहीं, और अगर मैं इस एडवर्ब फ्रेज को हटाएंगे तो वर्ब पे फ़र्क पड़ेगा, और अगर मैं एडजेक्टिव फ्रेज हटाऊंगा तो नाउन पे फ़र्क पड़ेगा। जब नाउन पे फ़र्क पड़ेगा, नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव फ्रेज है, वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब फ्रेज है, और किसी के बारे में नहीं बताएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट फ्रेज कहलाएगा। तो इस तरह से कोई भी जो है फ्रेज है वो इस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पर हम आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बताएं कि अगर हम सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस अपने आप में एक प्रकार से एक इंसान की तरह होता है। सेंटेंस जो है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें एक पार्ट को हम कहेंगे सब्जेक्ट, दूसरे पार्ट को हम कहेंगे प्रेडिकेट। ध्यान रहे, वर्ब से पहले का पूरा पार्ट सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के अंदर भी हम दो पार्ट कर सकते हैं, जिनमें एक पार्ट को डिटरमाइनर बोलते हैं और एक पार्ट को नाउन बोलते हैं। अगर हमें इस नाउन को पता करना है तो कौन और किसने, यानी हु का जवाब होगा वो नाउन होगा, और सब्जेक्ट भी होगा वो। नाउन तो सब्जेक्ट के अंदर भी और ऑब्जेक्ट के अंदर भी है, पर यहाँ पर हु का जवाब होगा वो सब्जेक्ट वाला नाउन होगा। डिटरमाइनर के अंदर भी दो पार्ट हो सकते हैं, एक आर्टिकल हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, और एडजेक्टिव के अंदर एडजेक्टिव फ्रेज और क्लॉज भी आ सकते हैं। पर यहाँ ध्यान रहे कि एडजेक्टिव फ्रेज और क्लॉज जो होते हैं वो नाउन के बाद ही आते हैं।
वो पहले नहीं आ सकते, ये दोनों हैं वो नाउन के बाद आएंगे। और एडजेक्टिव आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि टी ऑफ आसाम, तो इसमें ऑफ आसाम जो था वो बाद में ही आया। इसलिए आपको बता दें कि जो फ्रेज़ होता है वो निश्चित रूप से नाउन के बाद ही आता है। इसलिए आपको जो है यहाँ ध्यान रखना है कि सेंटेंस के जो पार्ट हैं उनमें दूसरा पार्ट है वो है आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर भी 3 पार्ट हो सकते हैं, जिनमें एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक कॉम्प्लीमेंट होता है। 3 पार्ट को मिला करके प्रेडिकेट बन जाता है। इसमें से वर्ब का होना कंपलसरी है। एक बार को कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। राम इज़ स्लीपिंग इन द रूम तो ऑब्जेक्ट गायब हो गया, और राम इज़ प्लेइंग हॉकी तो इसमें कॉम्प्लीमेंट गायब हो गया। अब यहाँ पर वर्ब के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है। जो वर्ब इस मेन वर्ब की हेल्प करती है वो हेल्पिंग वर्ब, जैसे आई एम गोइंग, तो एम है वो गोइंग की हेल्प कर रही है। और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब के लिए काम करता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ब का जवाब होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के लिए काम नहीं करता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये 2 टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के लिए काम नहीं करता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो वर्ब के लिए काम करता है। तो ये 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर फिर वही सिस्टम वही होता है, डिटरमाइनर और नाउन भी होता है। पर ध्यान रखें, नाउन के अंदर जो नाउन जो सब्जेक्ट के अंदर जो नाउन था, उस नाउन का जो था उसका क्वेश्चन क्या निकलता था, कौन और किसने, यानी हु का जवाब निकलता था। लेकिन यहीं पर दूसरा जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो नाउन है उसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा क्या। तो क्या का जवाब निकलेगा, और इसका भी एक डिटरमाइनर हो सकता है। डिटरमाइनर क्या काम करता है, डिटरमाइनर इस नाउन के बारे में बताता है। जैसे आर्टिकल है वो नाउन के बारे में बताएगा, एडजेक्टिव है वो नाउन के बारे में बताएगा। तो डिटरमाइनर के अंदर आर्टिकल और एडजेक्टिव भी होते हैं जो इस नाउन के बारे में बताते हैं। एडजेक्टिव के अंदर फिर वही फ्रेज और क्लॉज होते हैं जो नाउन के बाद आते हैं। तो यहाँ ये देखेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों के अंदर नाउन होता है। लास्ट पार्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट के अंदर। और कॉम्प्लीमेंट है ना, वो केवल और केवल पूरक के रूप में काम करता है, जो केवल और केवल कंप्लीट करता है सेंटेंस को। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, मैनर, प्लेस और टाइम। मैनर, प्लेस यानी मैनर का मतलब होता है कैसे, और प्लेस यानी स्थान कहाँ, और टाइम यानी कब। किसी भी सेंटेंस के अंदर 3 जो पार्ट होंगे वो ये होंगे, और इनकी तीनों की ऑर्डरिंग भी ध्यान रखना, अलग चेंज नहीं कर सकते। पहले मैनर ही आएगा, फिर प्लेस ही आएगा, फिर लास्ट में टाइम ही आएगा। आप इनमें से कोई चीज़ को बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए इन तीनों को ध्यान रखना स्ट्रक्चर के रूप में रहेगा। अब आए इधर, जैसे इस सेंटेंस लिखा है अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऊपर एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, और इस एग्जाम्पल के द्वारा मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कि जैसे एक सेंटेंस दिया है अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द क्लास हैज़ गिवन मी अ नाइस गिफ्ट ऑफ गोल्ड सीक्रेटली इन द क्लास एट 7 o'clock। तो ये पूरा अपने आप में सेंटेंस है, जिसमें वर्ब से पहले का पूरा पार्ट है वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और वर्ब का पूरा समेत ये आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। इस सब्जेक्ट के अंदर जो गर्ल है वो नाउन कहलाएगा, और इधर उधर लिखे हुए जो तीनों पार्ट हैं वो डिटरमाइनर कहलाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से तीनों गर्ल नाउन के लिए बोल रहे हैं। एक कौन, लड़की, सुंदर कौन, लड़की, और क्लास वाली कौन, लड़की। तो तीनों जो है ना वो डिटरमाइनर हैं, और इनमें से ए जो है डिटरमाइनर के अंदर आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, और ऑफ द क्लास एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो नाउन के बाद आएगा। हमने बताया था नाउन के बाद आता है, नाउन है वो गर्ल है, पूरा पार्ट है वो सब्जेक्ट कहलाएगा, बाकी पार्ट है वो प्रेडिकेट है। इसके अंदर हमने 3 पार्ट कर दिए, इसमें हैज़ गिवन को वर्ब कहेंगे, और मी अ नाइस गिफ्ट ऑफ गोल्ड ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और बाकी पार्ट है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इस वर्ब के अंदर 2 पार्ट फिर हो गए, जिनमें एक हेल्पिंग वर्ब है हैज़, और गिवन है वो मेन वर्ब है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट में मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ नाइस गिफ्ट ऑफ गोल्ड है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी यानी किसका जवाब होगा कि किसे दिया आपने गिफ्ट, तो मी को दिया, और क्या दिया कि नाइस गिफ्ट ऑफ गोल्ड। अब अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसके भी हम 3 सेक्शन कर सकते हैं, जिनमें गिफ्ट तो नाउन रह जाएगा, और इधर के उधर के तीनों पार्ट हैं वो कहलाएंगे डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर के अंदर भी ए है वो आर्टिकल है, नाइस है वो एडजेक्टिव है, और ऑफ गोल्ड जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है जो नाउन के बाद आएगा। अब आएंगे हम कॉम्प्लीमेंट की तरफ। तो कॉम्प्लीमेंट में कैसे दिया, चुपचाप दिया, मैनर बता रहा है सीक्रेटली, और इसके बाद कहाँ दिया तो क्लास बताता है, और तीसरे नंबर पे समय बताता है 7 o'clock। तो मैनर, प्लेस और टाइम ये तीनों चलते हैं। इस तरह से
इस तरह से एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ आता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को हम यहाँ बताएंगे। वो ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताए कि एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई है तो ध्यान रखना उसमें आंसर वाट और होम का होना चाहिए। साथ में ये शर्त है हमारी कि एक्शन वर्ब और हो। जैसे अगर आपने कहा कि ही रोट मी अ लेटर, उसने मुझे पत्र लिखा, तो लिखा क्या उसने? पत्र लिखा। तो रोट का जो जवाब है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही रोट अ लेटर टू मी, इस मी को मैं पीछे भी ले जा सकता था, और अगर मैं इस मी को पीछे ले गया तो टू लगाना पड़ेगा, और जैसे ही आपने इस मी के पहले टू लगाया तो ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा जी। तो दो शब्द आ गए तो फ्रेज तो बनना ही है। और इसमें रोट का जो जवाब है वो लेटर है, इसलिए इसका जो जवाब होने की वजह से लेटर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। हम ध्यान रखना कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको अकेला भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपने लिखा ही रोट अ लेटर तो चल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो अकेला आ सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉब्लम है, वो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। ये आंसर होम का देता है पर वर्ब का जवाब नहीं होता। अगर हम इतना लिख देंगे सी रोट मी तो रॉन्ग हो जाएगा, सी ही रोट मी गलत हो जाएगा। तो ही रोट मी की जगह आपको ही रोट टू मी या सी रोट टू मी लिख देंगे। टू लगाना पड़ेगा आपको, टू हटा नहीं सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मी का जो रोट का जवाब है वो मी नहीं है, और हमने कहा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जवाब वर्ब का जवाब होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है पर यह अकेला आता नहीं। सी सोल्ड मी ये भी गलत हो जाएगा, तो सी सोल्ड टू मी तो सही हो जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेला आता है तो इसके पहले टू लगाना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है हैविंग नो रिलेशन विद एनी वर्ड मे बी कॉल्ड एज एडवर्ब, आंसर ऑफ वाई वैन वेयर, वैन वाई वैन वेयर एंड हाउ। इन चारों में से किसी का जवाब होता है और किसी से इसका कनेक्शन नहीं होता। जैसे राम वेंट टू प्ले क्रिकेट विद रवि बाई बाइक इन द फील्ड एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन संडे इन जनवरी 2024। ऐसी स्थिति में जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस के अंदर राम सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो टू प्ले क्रिकेट एक फ्रेज है, विद रवि भी एक फ्रेज है, बाई बाइक फ्रेज है, इन द फील्ड फ्रेज है, एट 7 o'clock फ्रेज है, इन द मॉर्निंग फ्रेज है, और ऑन संडे फ्रेज है, और इन जनवरी फ्रेज है, और इन 2024 फ्रेज है। तो इस सब के सब फ्रेज हैं वो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट हैं। तो इस तरह से आपने देखा आज कि हमें सेंटेंस के बारे में बताया, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देखिए, आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको ये जितनी भी जो पॉइंट्स बताए हैं ये बड़े काम के हैं, आगे बहुत ज़्यादा इसका यूजेज आने वाला है। तो आज के वीडियो में आज मैंने आपको सिलेबस का ये वाला जो पार्ट है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस का, क्लॉजेस का, कैसे कैसे इनको हम पहचानते हैं, तो सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज, ये सब आज आपको मैंने बता दिए, स्ट्रक्चर बता दिया। और कल जो हम पार्ट बताएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी बता दिया। कल हम आपको ये बताने वाले हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डमी कैसे करेंगे, और पार्ट्स स्पीच कैसे फाइंड आउट करेंगे। कुछ क्लासेस आपकी स्क्रीन पर भी मिलेंगी और कुछ क्लासेस आपको बोर्ड पर मिलेंगी। तो आप जुड़े रहिएगा। नए हैं तो आप ज़रूर जो है आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहें। और अगर आप पुराने हैं तो आप चिंता मत करिए, सारा कोर्स आपका इसी स्थान पे विद प्रैक्टिस में कराने वाला हूँ। बस आपको मेरा साथ देना है, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। जो दूर बैठे हुए बच्चे हैं जो हमारे तक नहीं पहुँच सकते, आगरा बहुत दूर है वहाँ से, तो आप हमारा बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें बेहतरीन जानकारी के लिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में हमको ये महसूस होता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं जिन्हें सुधारी जाएं, और अगर अच्छाइयाँ हैं तो डेफिनेटली आप दूसरे लोगों को बोलिए। जय हिंद, गुड इवनिंग।